नमस्कार, आप देख रहे हैं BLS न्यूज, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनकी तह तक जाया जाता है। अगर आप शोर से दूर, तथ्यों पर आधारित और पूरी ईमानदारी के साथ की गई रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं तो यह मंच आपका है। हम राजनीति, अर्थ जगत और समाज के हर पराने की बात करेंगे। पहलू से जुड़ी वो हर जरूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं जो आपकी राय बनाने के लिए जरूरी है। BLS न्यूज पर आपको मिलती है विश्वसनीयता की गारंटी। तो इस महत्वपूर्ण प्रयास का हिस्सा बनने के लिए तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार से जुड़े और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखें। अब शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.4% रहने के अनुमान पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि NDA सरकार की निवेश समर्थक और मांग आधारित नीतियों से देश की सुधार एक्सप्रेस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार यह अनुमान RBI के 7.3% आकलन से भी बेहतर है। विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए बड़े सुधार इसका कारण हैं। पीएम मोदी ने कहा कि GST स्लैब में बदलाव और बीमा क्षेत्र में 100% FDI जैसे फैसलों से उद्यमियों का भरोसा बढ़ा है और आम लोगों को भी लाभ मिला है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने 48 उम्मीदवारों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि चुनाव जीतना आसान है, असली परीक्षा जीत के बाद शुरू होती है। उन्होंने पार्षदों को बिना भेदभाव गरीबों की मदद करने और जनता से जुड़ा रहने की हिदायत दी। ओवैसी ने पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों से सतर्क रहने को कहा और भरोसा दिलाया कि वे खुद शहर में रहकर काम की निगरानी करेंगे। उन्होंने जनता से अपील की कि साजिश रचने वाले जहरीले लोगों को पहचानें और एकजुट होकर मजलिस को मजबूत करें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने मुंबई में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को 15 जनवरी तक शहर छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। कांदिवली की एक सभा में उन्होंने कहा कि 16 जनवरी के बाद किसी भी घुसपैठिए को मुंबई में नहीं रहने दिया जाएगा। राणे ने साफ किया कि उनका विरोध किसी धर्म से नहीं बल्कि अवैध प्रवास से है और वे राष्ट्रवादी मुसलमानों के साथ हैं। BMC चुनावों की आहट के बीच उन्होंने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर विपक्ष को कड़ी चुनौती दी। दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मुत्सिम खान ने इसे अवैध बताते हुए मुस्लिम समाज पर दबाव बनाने की साजिश करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि मामला कोर्ट में लंबित और अगली सुनवाई 22 तारीख को तय होने के बावजूद कार्रवाई की जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। खान के मुताबिक रात में 17 बुलडोजरों और भारी पुलिस बल के साथ हुई कार्रवाई से इलाके में डर का माहौल बना। जमात ने दावा किया कि ढहाया गया हिस्सा वक्फ की संरक्षित संपत्ति है और मुआवजे की मांग की है। भारतीय लोकतंत्र में बड़े संवैधानिक बदलाव की आहट तेज हो गई है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद पद पर बने रहने के नियमों को सख्त करने वाला संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 चर्चा में है। संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि यदि कोई PM या CM लगातार 30 दिन जेल में रहता है तो उसे इस्तीफा देना होगा, वरना 31वें दिन पद स्वतः समाप्त माना जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों ने जेल से सरकार चलाने को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। इस पर अगली सुनवाई 22 जनवरी को। महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर परिषद में बने कथित असंभव गठबंधन ने सियासी हलचल तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए सवाल उठाया कि क्या सत्ता के लिए दोनों ने गुप्त समझौता किया है। उन्होंने कहा कि जो दल सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे को दुश्मन बताते हैं वे सत्ता की खातिर पर्दे के पीछे साथ आ जाते हैं। अंबरनाथ में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन उसे रोकने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और NCP ने गठबंधन किया। केजरीवाल ने इसे जनता को गुमराह करने वाली राजनीति बताया। केरल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जमात-ए-इस्लामी हिंद केरल ने साफ किया है कि उसका मुख्य लक्ष्य बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है। संगठन के नेता मुजीब रहमान ने कहा कि बीजेपी को हराने वाले किसी भी मजबूत उम्मीदवार को समर्थन दिया जाएगा, चाहे वह LDF का हो या UDF का। उन्होंने CPIM पर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। जमात ने बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन की तर्ज पर स्थानीय तालमेल की वकालत की, जिससे केरल की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने 2026 के विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है और 5 अहम राज्यों में दिग्गज नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त कर चुनावी बिगुल बजा दिया है। असम में भूपेश बघेल और DK शिवकुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि केरल में सचिन पायलट और कन्हैया कुमार मोर्चा संभालेंगे।
पश्चिम बंगाल में सुदीप रॉय बर्मन और शकील अहमद, वहीं तमिलनाडु पुडुचेरी में मुकुल वासनिक संगठन को मजबूत करेंगे। प्रियंका गांधी को असम स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि 2026 में सत्ता वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बजट 2026 भारतीय संसदीय इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, क्योंकि पहली बार आम बजट रविवार को पेश होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा, जबकि 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 9वां बजट पेश करेंगी। यह उन्हें सबसे अधिक बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बनाएगा। सरकार ने छुट्टी के बावजूद वित्तीय निरंतरता बनाए रखने का फैसला किया है। बजट सत्र 2 चरणों में चलेगा, जिसमें विकसित भारत एट 2047 पर खास फोकस रहेगा।